कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी पार्ट 1 फुल एक्सप्लेनेशंस आज हम देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, उसे सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज हम हमारी पृथ्वी बुक का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। यानी सौरमंडल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीली होती हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी पूरा चांद महीने में सिर्फ 1 दिन दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा को महीने में एक बार देख सकते हैं हम, और उस दिन को, उस रात को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? पूर्ण चंद्र वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यानी चांद हर 15 दिन के बाद गायब हो जाता है। आपको आकाश में चांद दिखाई नहीं देगा। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। यानी जिस रात आपको आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, उस रात को हम क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं जो हमें रात में दिखाई देती हैं? ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। यानी सूरज की जो रोशनी है, वो जो रात को हमें टिमटिमाती वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम तारे कहते हैं, वो सूर्य की तेज रोशनी के कारण हमें दिन के समय दिखाई नहीं देती हैं। यानी सूरज की अत्यधिक रोशनी में वो रोशनी जो तारों की है वो धुंधली पड़ जाती है, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अंडरलाइन करो बच्चों। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती दिखाई देती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अंडरलाइन कीजिए। खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, ये मेन पॉइंट हैं, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अंडरलाइन कीजिए। तो आगे क्वेश्चन आएगा आपको लास्ट में कि तारा किसे कहते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना ऊष्मा और प्रकाश होती हैं, उन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल
उदाहरण के तौर पर सूरज भी हमारा एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, जबकि वास्तविक रूप से वो बहुत बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी रात के समय जो हमें तारे की आकृतियां नजर आती हैं, मान लो कुछ सर्कल शेप में तारे रखे हो, उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी तारों को जब हम आपस में इमेजिनरी लाइन से मिलाएं तो कुछ आकृतियां वो बनाते हैं, तो उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। अंडरलाइन कीजिए। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए अर्सा मेजर और बिग बियर नक्षत्र मंडल के उदाहरण हैं। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी 7 तारों का एक समूह है जिसे हम सप्तऋषि नक्षत्र मंडल कहते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। अंडरलाइन कीजिए, आपको क्वेश्चन आएगा लास्ट में। उत्तरी तारा किस दिशा को दर्शाता है? तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। अंडरलाइन कीजिए। कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं बच्चों जिनकी अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस पिंड को हम ग्रह कहते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे ग्रह की डेफिनेशन आ गई कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ना प्रकाश है ना ऊष्मा है, वो प्रकाश और ऊष्मा के लिए तारों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं बच्चों। तो ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। यानी प्लेनेट का अर्थ ही क्या होता है? परिभ्रमक। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो ग्रह क्या होते हैं? जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हो, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। उदाहरण के लिए हमारी जो पृथ्वी है वो एक क्या है? ग्रह है, ना कि तारा है। तो अंडरलाइन कीजिए कि पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं। अंडरलाइन कीजिए। आपको क्वेश्चन आएगा कि हमारी पृथ्वी प्रकाश और ऊष्मा का किस तारे से प्राप्त करती हैं? तो जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती हैं।
जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो सूर्य बच्चों पृथ्वी का सबसे नजदीक स्थित तारा है, जिसके कारण हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होंगी। आसमान से दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी जो चंद्रमा है बच्चों वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ध्यान रखें आप इस बात का। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं बच्चों? जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हो उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, इसलिए ये पृथ्वी का उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, तो यहाँ आपको सौरमंडल की डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी कि सौरमंडल क्या होता है। तो 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ध्यान रहे कि सौरमंडल का मुखिया जो है, सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है। वो इसलिए है क्योंकि सभी जो ग्रह हैं 8 और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, वो सब के सब सूरज की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ग्रह हो गए 8 और उल्का पिंड, ये सारी चीजें सूर्य के चारों ओर, सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं। इसलिए सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया कहलाता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अंडरलाइन कीजिए, सूर्य जो है पृथ्वी से, हमारे ग्रह से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह है हमारे सौरमंडल में। और सूर्य से दूरी के अनुसार वे इस प्रकार है। नंबर 1 पे बुध है आपके, नंबर 2 पे आपके पास शुक्र है, नंबर 3 पे पृथ्वी है, नंबर 4 पे मंगल है, नंबर 5 पे बृहस्पति है, नंबर 6 पे शनि है, नंबर 7 पे यूरेनस, नंबर 8 पे नेपच्यून। तो ये आपकी ग्रह की स्थिति है सूर्य से दूरी के हिसाब से। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए यहाँ इंग्लिश में एक लाइन दी गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें जो आपको पिंक कलर में लेटर्स दिख रहे हैं वो हर ग्रह के नाम को शो करते हैं। एम, माई का एम आपका बुध ग्रह जिसको मरकरी कहते हैं, वेरी का वी यहाँ पे आपके पास वीनस जिसको हम शुक्र कहते हैं, एफिशिएंट का ई यहाँ पे आपको पिंक कलर में दिख रहा है जिसको अर्थ कहते हैं। इस तरह से सभी ग्रह, ये जो पिंक शब्द हैं उनके नाम को शो कर रहे हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो बच्चों कक्षा क्या होती हैं? कक्षा सूरज के चारों तरफ जो हम 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर जो चक्कर काट रहे हैं, एक निश्चित रास्ता है एक प्रकार का, इस प्रकार का बीच में सन है, हर ग्रह का एक निश्चित रास्ता है, तो उस निश्चित रास्ते को ही हम कक्षा कहते हैं।
बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। तो जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है, सबसे पहले बुध पढ़ा था हमने ग्रह, तो ये सूरज के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बुध ग्रह जो है हमारा सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे मात्र 88 दिन का समय लगता है। तो बुध जो है सूरज के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इस प्रकार बुध ग्रह पे जो एक वर्ष है, एक वर्ष जो होता है बुध ग्रह पे वो 88 दिन का होता है। 88 डेज का एक वर्ष बुध ग्रह पे होता है, जो कि पृथ्वी पर हमारे बच्चों 365 दिन की एक साल होती है ना, 365 डेज की एक जो साल होती है पृथ्वी पे, वो इसलिए होती हैं क्योंकि पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसका आकार तथा आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अभी तक प्लूटो ही एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UV313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अंडरलाइन कीजिए, यानी दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे पृथ्वी है सूरज से, और अगर उसके साइज के हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है, तो बच्चों आकार के हिसाब से हमारी जो पृथ्वी है वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि दूरी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे स्थित है सूरज से। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। तो ध्यान रखें, आप आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी का आकार जो है उसको हम भूआब कहते हैं, भूआब आकार है पृथ्वी का। तो पृथ्वी गोल नहीं है, भूआब आकार की है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान, यानी इसकी आकृति अपने में अद्वितीय है, कोई दूसरी आकृति इसकी पृथ्वी के जैसी नहीं होती। पृथ्वी के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है बेटा, वो मात्र 3,84,400 किलोमीटर है। इस बात का ध्यान रखें। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी से जो चंद्रमा है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जबकि पृथ्वी से जो सूरज है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी से जो चंद्रमा है वो
ज्यादा बड़ा दिखता है, जबकि सूरज हमें कम छोटा दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत दूर है, जबकि वो आकार में बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 100 गुना, लगभग 108 पृथ्वियां सूरज के अंदर समा सकती हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अंडरलाइन कीजिए, चंद्रमा जो है लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में भी, अक्ष होता है एक निश्चित पॉइंट जिस पर चंद्रमा घूम रहा है, उस पॉइंट को हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर पृथ्वी का पूरा लगाने में भी उसे 27 दिन लगते हैं, और अक्ष पर एक बार घूमने में भी उसे 27 दिन का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये आपको लास्ट में क्वेश्चन आएगा कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा क्यों नहीं दिखाई देता। तो उसका मेन रीजन यही है कि पृथ्वी की जो घूर्णन और परिक्रमण गति है वो दोनों ही बराबर है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि घूर्णन और परिक्रमण गति क्या होती है। तो चंद्रमा की जो घूर्णन और परिक्रमण गति है, दो प्रकार की गतियां होती है बच्चों। एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण गति। तो घूर्णन और परिक्रमण गति समान होने के कारण चंद्रमा का हमें एक ही हिस्सा दिखाई देता है। यानी घूर्णन और परिक्रमण की स्पीड एक समान होने के कारण हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, जिसको हम आम भाषा में चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। बहुत सारे असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह हमारे जो बच्चे हैं वो दो ग्रहों के बीच में स्थित हैं। नंबर 1 है आपका मंगल, यहाँ पे दिया गया है, और नंबर 2 ग्रह है बृहस्पति। तो इन दो ग्रहों के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, आपके मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, ध्यान रखें कि पत्थरों के छोटे छोटे ये टुकड़े हैं जिनको हम उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर कुछ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े भी चक्कर काट रहे हैं, जिनको हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उल्कापिंड जब पृथ्वी पर गिर रहे होते हैं तो उस समय वायु के साथ घर्षण होने के कारण वे गर्म होकर जल जाते हैं, जिसको आम भाषा में आप तारा टूटना कहते हैं। लेकिन सौभाग्य ये होता है कि वो तारा नहीं टूटता, वो उल्कापिंड होते हैं बच्चों। अगर तारा सचमुच में टूट गया तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो ये अवधारणा आपके मन में गलत है कि तारा कभी टूटता है। तारा नहीं टूटता है और ना कभी टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तारा कभी टूटकर पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जलने लगता है तो
चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। घर्षण के कारण कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर भी गिर जाता है, जिससे धरातल पर बड़ा गड्ढा पड़ जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड क्रेटर कहते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह होता है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती हैं। तो अंडरलाइन कीजिए, यानी लाखों तारों का ऐसा समूह जो सफेद गंगा नदी की तरह हमें दिखाई देती हैं, उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। अंडरलाइन कीजिए, जो सौरमंडल है हमारा, वो भी आकाश गंगा का ही एक हिस्सा है। तो सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की तरह बहती हुई एक नदी के रूप में की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। अंडरलाइन कीजिए, आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसके साथ ही बच्चों, आपका चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।